हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरे बूढ़े अब्बा और मेरी बेवा भाभी की जो हकीकत खुलकर मेरे सामने आई थी, उसने सिर्फ ना मेरे होश उड़ा दिए थे, बल्कि कितने ही लम्हे मुझे यकीन नहीं आया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेवा भाभी आधी रात को मेरे अब्बा के कमरे में क्यों जाती थी। जुलाई का महीना था, बारिश होने को थी। आधी रात को मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकली तो अपनी भाभी को अब्बा के कमरे में जाते देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई और देखने लगी कि भाभी रात के 1 बजे अब्बा के कमरे में क्या करने जा रही हैं। अब्बा तो 11 बजे ही अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते थे। दरअसल हमारे घर के मामूलात कुछ ऐसे ही थे, सुबह भी जल्दी होती थी और रात भी। आज भी हम सब जल्दी ही सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन मैं कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गई थी। बस इसीलिए कमरे से निकली थी। लेकिन जब मैंने भाभी को दबे कदमों अब्बा के कमरे में दाखिल होते हुए देखा, तो फिर दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। इतनी रात को वो अब्बा के कमरे में क्यों गई थी? पहली बात मेरे जहन में यही आई कि शायद वो चोरी वगैरह करना चाहती है, लेकिन भाभी के पास किसी चीज की कोई कमी तो नहीं थी, तो फिर वो अब्बा के कमरे में क्या चुरा सकती थी? मैं खामोशी से पिल्लर के पीछे खड़ी रही ताकि जब वो बाहर निकले तो मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और फिर उनसे पूछूं कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन मुझे खड़े खड़े आधा घंटा गुजर गया और भाभी अब्बा के कमरे से बाहर ही नहीं आई। तो मैं थक हार कर वापस अपने कमरे में चली आई। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही थी और इन्हें कितना वक्त लगना था। नींद से मेरी हालत खराब हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे नींद लग गई। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में यही सवाल मचलने लगे। मैं जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से निकली तो अब्बा और भाभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी दूसरी भाभी भी वहीं बैठी थी। हर तरफ खामोशी थी, सब अपने खाने में मसरूफ थे। लेकिन मेरी नजर भाभी और अब्बा पर जमी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते खाना खा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि सीधे सीधे भाभी से सवाल करती हूँ कि वो आधी रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ी भाभी भी यहीं बैठी हैं। वो तो छोटी सी छोटी बात का अफसाना बना देती हैं, पूरे खानदान में नशर करती फिरती हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात खानदान में फैली तो बड़ी बदनामी होगी। जल्द ही मेरी शादी मेरी फुफ्फो के बेटे से होने वाली थी। हम दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अगर ऐसी कोई भी बात फुफ्फो के कान में पड़ती तो पहले ही मेरा रिश्ता टूट जाता, क्योंकि फुफ्फो ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे मंगेतर कामरान की पसंद की वजह से कर रही थी, वरना इन्हें कामरान के लिए कोई अमीर और गोरी लड़की चाहिए थी। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की और फिर खुद भी नाश्ता करके कॉलेज चली गई। सारा दिन की मसरूफियात और कामरान से फोन पर होने वाली बातचीत में मुझे दोबारा कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। कामरान मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जिनका काफी लंबा ये सादा वो मुझसे फोन पर बातें में गुजार दिया करता था दिन। ऐसे ही रात होती और जब मैं रात को सोने लेटती तो मुझे खुद ब खुद छोटे भाभी रजिया का ख्याल आ गया। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और एक कोने में होकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि क्या रजिया भाभी आज रात भी अब्बा के कमरे में जाएंगी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर वहीं 1 बजे के करीब मैंने रजिया भाभी को अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा और मुझे समझ आ गया कि ये रोज की बात है। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि अब्बा हद से ज्यादा सख्त मिजाज थे और बहुओं को तो बहुत ही ज्यादा सख्ती से रखते थे। कोई भी बहू इनके सामने आवाज नहीं निकाल सकती थी। मैंने शुरू से ही दोनों भाभियों को अब्बा के डरते हुए देखा था। फिर कैसे इतनी रात को भाभी आराम से अब्बा के कमरे में जा रही थी। और जिस बात ने मुझे मजीद चौंका दिया था वो इनके होंठों पर लगी हुई सुर्खी थी। जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ था मैंने रजिया भाभी को कभी सुर्खी पाउडर करते देखा नहीं था, लेकिन आज रात में इन्हें जिस तरह तैयार देख रही थी वो वाकई चौंका देने वाला था। भाभी एक दफा फिर अब्बा के कमरे में जाकर बंद हो गई थी और काफी देर के इंतजार के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और सोच में पड़ गई थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मेरे छोटे भाई खालिद के इंतकाल को तकरीबन साल होने वाला था। मेरा भाई कमजोर और मजदूर था। किसी घर की तामीर के दौरान इस पर दीवार गिरने की वजह से इसका इंतकाल हो गया था। खालिद भाई के इंतकाल के बाद भी भाभी के घर वाले इन्हें अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे, भाई भाभी थे और वो दोनों ही इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। इस वक्त अब्बा ने खुद आगे बढ़कर यह फैसला किया था कि रजिया भाभी यहीं रहेंगी। बड़ी भाभी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि खालिद भाई के इंतकाल के बाद उन्हें लगा था कि अब वो बस अकेले इस घर की मालिकन बन जाएंगी, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं थी और मैं भी शादी करके जाने वाली थी। अगर रजिया भाभी भी अपने घर वापस लौट जाती तो सब कुछ खुद ब खुद बड़ी भाभी का हो जाता, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्बा के फैसले के खिलाफ जाती। इसीलिए सबने खामोशी से अब्बा के फैसले को कबूल कर लिया था। अलबत्ता रजिया भाभी भाई के इंतकाल के बाद बहुत ही खामोश हो गई थी।
वो बस खामोशी से घर के कामकाज करती और अब्बा के सिवा किसी से भी बात नहीं करती थी। उन्होंने सजना संवरना और तैयार होना भी छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत ही हसीन और जवान थी। उनकी उम्र महज 22 साल थी। मेरी अपनी दोनों भाभीियों से ही कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अपने मंगेतर कामरान से बातें करती रहती थी। लेकिन अब मुझे रजिया भाभी के किरदार में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। इनका अब्बा से क्या ताल्लुक था? वो रात को अब्बा के कमरे में क्या करती थी? और आधी रात को किस खुशी में इस कदर तैयार थी? ये वो सवाल थे जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने 2-3 दिन इसी तरह भाभी पर नजर रखी और इस हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया कि वो हर रात ही अब्बा के कमरे में जाती थी। और जब एक दिन वो मुझसे रहा ना गया तो मैंने रजिया भाभी से अकेले में पूछ लिया कि आप रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी। मेरा सवाल सुनकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगी, फातिमा, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? मैंने भाभी से कहा कि मैंने खुद आपको अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा है। आप इतनी रात को वहां क्यों गई थी? पहले तो वो गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी कि दरअसल अब्बा की हमारे मैदे में दर्द रहता है और अब्बा खुद रात को मुझे मसाज के लिए कमरे में बुलाते हैं, तो बस मैं इसीलिए जाती हूँ। लेकिन ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं कही। तुम्हें तो मालूम है कि बड़ी भाभी बात का पतंगर बना देती है, बिला वजह मेरे किरदार को लेकर उल्टी सीधी बातें करेगी। ये कहकर वो शर्मिंदा से सर झुका गई। भाभी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी। उनकी देखभाल और बीमारी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी था, लेकिन मैं कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई। अब्बा की कमर का मसाज तो दूर, मैंने कभी उनके पाँव में भी दबाए नहीं थे, जबकि भाभी तो जब से इस घर में आई थी अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी। शायद इसीलिए अब भी अपने दर्द के बारे में अब्बा ने इनसे ही कहा था। ये सब सोचकर मुझे अपने आप में शर्मिंदगी होने लगी थी कि अब्बा का ख्याल रखने के बजाय मैं इनकी जासूसी कर रही थी, अपनी भाभी पर नजर रख रही थी, और इस तरह के सवाल जवाब करके मैंने इन्हें मजीद शर्मिंदा भी कर दिया था। मैंने भाभी से माफी मांगी और भाभी ने बस यही कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी कि इनका इशारा बड़ी भाभी की तरफ है। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं बड़ी भाभी के सामने कुछ भी नहीं कहूंगी। बात आई गई हो गई और ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। ना ही मैंने दोबारा कभी भाभी की जासूसी की और ना ही इस बारे में सोचने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कैसे बातों ही बातों में कामरान के सामने अब्बा और भाभी का जिक्र निकला, तो मैंने उसे ये बात बता दी। मेरी बात सुनकर कामरान उछल पड़ा और कहने लगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी बीवा भाभी का आधी रात को तुम्हारे अब्बा के कमरे में मसाज करने जाना क्या तुम्हें ये मुनासिब लगता है? अगर तुम्हारे अब्बा को कोई परेशानी थी तो वो तुम्हें भी कह सकते थे। और जहां तक मेरा ख्याल है, मामू जान की कमर में कोई मसला नहीं है। वो तो हट्टे कट्टे हैं और रोज ही मेरी इनसे मुलाकात होती है। क्या तुम्हारे सामने कभी अब्बा ने कमर के दर्द का जिक्र किया है? कामरान की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वाकई अब्बा तो बिल्कुल फिट थे, उन्होंने कभी कमर दर्द के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कामरान ने मेरे दिल में एक दफा फिर शक डाल दिया था। वो कहने लगा, अपनी भाभी पर नजर रखो, जवान औरत है, बेवा भी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए वो तुम्हारे अब्बा की किसी जायदाद के कागजात वगैरह चुरा ले और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि अब इनका शौहर जिंदा नहीं है, इसीलिए इनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आना है और तुम्हारे अब्बा की अच्छी खासी जायदाद है। कामरान की बात सुनते ही मैं उछल पड़ी थी, क्योंकि अब्बा की अलमारी में घर के कुछ कागजात वगैरह रखे हुए थे और इस बात से हर कोई ही वाकिफ था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यही वजह है जो भाभी इनके कमरे में जा रही थी। कामरान ने मुझसे कहा कि अपनी भाभी पर नजर रखो, ऐसा ना हो कि उनका किसी के साथ कोई चक्कर चल गया हो और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर ये सब कुछ लेकर फरार हो जाए। कामरान की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कॉलेज की भी कुछ दिन की छुट्टियां पड़ चुकी थी, इसीलिए मैंने घर में रहकर अपनी छोटी भाभी पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से मैं इनके किरदार पर शक करती। वो बेचारी तो सुबह उठकर जो घर के कामों में मसरूफ होती तो रात गए तक घर के कामों में लगी रहती। खालिद भाई के इंतकाल के बाद से बड़ी भाभी रजिया भाभी को नौकरानी ही बनाकर रख चुकी थी और वो खामोशी से उनका हर हुक्म माना करती थी। शायद यही इनकी मजबूरी थी। 4-5 दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही भाभी छत पर जाती थी, ना ही घर से बाहर निकलती थी। इनके पास तो मोबाइल फोन तक भी नहीं था। फिर इनका किसी के साथ चक्कर कैसे था? और ना ही इनका अपने पीछे मैके में आना जाना था जो इन्हें सपोर्ट कर सकता। वो तो जब से शादी होकर आई थी बहुत ही सीधी सादी सी नजर आती थी। ना ही उन्होंने कभी बड़ी भाभी से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया और ना ही कभी मुझसे मुंह बनाया, बल्कि बहुत खुले दिल से उन्होंने सबको अपना लिया था और अपनी सादगी की वजह से वो हमेशा से दूसरों के अताब का शिकार भी होती रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में ही मेरे अब्बा की खिदमत कर रही थी। और यही बात जब मैंने कामरान को बताई तो वो भी खामोश हो गया। और फिर एक रात कामरान ने मुझसे बड़ी सी अजीब बात कही
कहने लगा, तुम ऐसा करना, रात को अपने अब्बा के कमरे में छुप जाना। जब भाभी कमरे में आएंगी और तुम्हारे अब्बा का मसाज करेंगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। कामरान को किसी सूरत इस बात पर एतबार नहीं हो रहा था कि मेरी बेवा भाभी मेरे बूढ़े बाप का इतना ख्याल रख सकती है। मेरे लिए ये बात कुछ मुनासिब नहीं थी कि मैं अपने अब्बा के कमरे में जाकर उनकी जासूसी करूं, लेकिन कामरान ने मेरे दिमाग में ऐसा शक डाल दिया था कि मैं एक रात 10 बजते ही अब्बा के कमरे में गई और खामोशी से उनके बिस्तर के नीचे छुप गई। अब्बा हस्बे मामूल 11 बजे ही सो गए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे तो सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। अगर अब्बा को पता चल जाता तो मेरी खूब शामत आती। इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता। मैं इन्हें क्या जवाब देती कि अपनी रात को इनके कमरे में क्यों छुपी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा था। कामरान की बातों में आकर मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मेरे लिए यहाँ पर मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। जब 1 के बाद 1:30 बजा तो मैंने सोचा कि मैं अब खामोशी से वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं है। अब्बा भी खराटे ले रहे थे। जैसे ही मैंने बिस्तर से निकलने का सोचा तो अब्बा के कमरे का दरवाजा खुला और रजिया भाभी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं नीचे से ही छुप कर उन्हें देख रही थी। वो चादर ओढ़ कर कमरे के अंदर आई थी और आते ही उन्होंने चादर उतार कर एक तरफ रख दी थी। उनका हुलिया देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रजिया भाभी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और होंठों पर सुर्खी भी लगाई हुई थी और हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। भाभी के हाथ में चूड़ियां देखकर मैं हैरान हुई। भाई के इंतकाल के बाद पहली दफा मैंने उन्हें इस तरह देखा था, वो भी रात के 1:30 बजे अब्बा के कमरे में। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। जब भाभी धीरे चलती हुई अब्बा के बिस्तर पर पहुंची, उन्होंने अब्बा को आवाज देकर उठाया। अब्बा रजिया भाभी की आवाज पर फौरन नींद से उठ गए थे और कहने लगे, रजिया आज बड़ी देर कर दी। रजिया भाभी धीरे से कहने लगी कि क्या करूं, अब मुझ पर नजर रखनी पड़ती है क्योंकि आपकी बेटी मुझ पर नजर रखने लगी है। इसीलिए मैं देखती हूँ कि वो आसपास तो नहीं है और फिर ही कमरे में आती हूँ। अब्बा कहने लगे, कुछ ही दिनों की बात है, बस मैं इसे रुखसत कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे दिल से इसका खौफ भी निकल जाएगा। बड़ी बहू तो कमरा बंद करके ऐसे सोती है कि सुबह से पहले निकलती ही नहीं, किसी को फिर कुछ पता नहीं चलेगा। रजिया भाभी कहने लगी, हाँ अब आपकी बेटी की रुखसती में जल्दी कीजिएगा। मैं इस तरह छुप छुप कर कब तक आपके कमरे में आऊंगी। अब्बा ने सीने से लगाकर कहने लगे, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है रजिया, अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी हर खुशी और ख्वाहिश का ख्याल रख सकता हूँ। इन दोनों की बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं तो ये सोचकर यहाँ छुपी थी कि भाभी आधी रात को अब्बा के कमरे में कागजात वगैरह ढूंढने के लिए आती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और इसके बाद जो मैंने सुना, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इन दोनों के दरमियान तो मोहब्बत भरे जुमलों के तबादले हो रहे थे। मेरे अब्बा और मेरी बेवा भाभी एक साथ थे। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और जब मेरी सब्र की हद पार हुई तो मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर रोते हुए इनके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर इन दोनों के चेहरे के रंग बदल गए। मैंने नफरत से इन दोनों से पूछा कि ये सब क्या है? आप दोनों को शर्म नहीं आती रिश्तों को पामाल करते हुए? आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता? मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। अब्बा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी आवाज़ पर काबू रखो, घर में और लोग भी रहते हैं, रात के इस पहर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं अब्बा से खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा कि शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैं आवाज़ दबाकर, आप चाहते हैं कि बड़ी भाभी को कुछ पता ना चले, लेकिन जो कुछ आप दोनों कर रहे हैं मैं इसका सारी दुनिया को बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी होने वाली है और आपकी इसी की उम्र की लड़की से इस तरह का रिश्ता बना लिया? बड़ी भाभी जुबान की कड़वी जरूर है लेकिन मत किरदार नहीं है। रजिया भाभी ने तो सारी हदें ही पार कर दी। शौहर के मरते ही बूढ़े ससुर पर डोरे डालने लगी। क्या इनसे अपनी जवानी काबू में नहीं आ रही थी जो ये आधी रात को आपके कमरे में आ गई? और आपको मरी हुई माँ का भी ख्याल नहीं आया? कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। आपने तो अपनी ही बहू को नहीं बख्शा। आप जैसे लोगों की वजह से न सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं बल्कि रिश्तों पर एतबार भी उठ जाता है। काश कि आप मेरे बाप ना होते। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, जब हकीकत मालूम नहीं है तो फसाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिसने अपने बाप को ही बद किरदार ठहरा दिया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है बल्कि एक हलाल तरीके से एक रिश्ता बनाया है। ये अब तुम्हारी बेवा भाभी नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ है। इसकी इद्दत खत्म होने के बाद मैंने इसके साथ निकाह कर लिया था। इसीलिए तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते हुए तुम्हें सोचना चाहिए हमारे बारे में 100 बार। वो भी हमने आज तक इस रिश्ते को छुपाए रखा क्योंकि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता था कि लोगों की जुबान पर कोई किस्सा आम हो और तुम्हारी जिंदगी पर इसका कोई असर पड़े। इसीलिए हमने अपने जायज रिश्ते को भी दुनिया से छुपाया क्योंकि ये रिश्ता ऐसे लोगों को रिश्तों को कबूल नहीं करता।
बल्कि राई का पहाड़ बनाते हैं, जिसे तुमने बना दिया है। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही कोई शक था तो तुम सीधे आकर मुझसे सवाल करती, ना कि इस तरह अपने बाप के कमरे में छुप कर जासूसी करती। रजिया भाभी तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ है। मैंने इससे निकाह किया है, और ये निकाह हमने जिनसी ख्वाहिशात की वजह से नहीं, बल्कि बहुत मजबूरी में किया था, क्योंकि तुम्हारी बेवा भाभी के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस घर में इस बगैर रिश्ते के रहना भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं इसे इस तरह छोड़कर मर जाता तो तुम्हारी बड़ी भाभी कुछ ही दिनों में इसे घर से बाहर निकाल देती और वो बेआसरा हो जाती। इसीलिए मैंने इसे अपना नाम दिया, ताकि इससे छत का सहारा मिल सके। मेरे मरने के बाद इस जायदाद में इसका भी हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने इस हलाल रिश्ते को भी दुनिया से छुपा कर रखा, क्योंकि तुम्हारी और कामरान की शादी करीब है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने ही बाप को इतना गलत समझोगी। ये कहकर अब्बा खामोश हो गए थे और मैं हक्का बक्का रजिया भाभी को देख रही थी, जो मेरी भाभी नहीं बल्कि अब मेरी माँ थी, और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और वो भी मेरी बेवा भाभी से। ये हकीकत मेरे लिए तस्लीम करने के काबिल नहीं थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मेरी आवाज पर बड़े भाई और भाभी भी चले आए थे। इन्हें ये सारी सच्चाई पता चल गई थी। बड़ी भाभी का तो मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे समझाया कि अब्बा ने जो कुछ किया है वो ठीक किया। बड़े भाई को इस निकाह का पहले से ही इल्म था। अब्बा ने इनके सामने ही निकाह किया था, और फिर उन्होंने बड़ी भाभी को भी सख्त लफ्जों में कहा कि वो इस बात को इस वक्त तक इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देंगी, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। अपने शौहर के गुस्से और सख्त लहजे को देखकर बड़ी भाभी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, और फिर बड़े भाई के समझाने पर मैंने भी रजिया भाभी को मां मान लिया था, और कामरान को भी सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर कामरान को खुशी हुई थी कि अब्बा ने एक बेवा औरत को सहारा दिया है। अलबत्ता बाकी दुनिया से हम ये सच्चाई छुपा कर ही रखी, और फिर अब्बा और रजिया भाभी ने मेरी धूमधाम से शादी कर दी। आज भी ये बात कोई नहीं जानता कि रजिया भाभी अब्बा की बीवी है। पता नहीं क्यों हमारा मुआशरा ऐसी बातों को कबूल ही नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे रिश्तों को छुपा कर रखते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। आप लोग बताएं, क्या एक बेवा औरत से निकाह करना कोई गुनाह है? क्या कोई बड़ी उम्र का मर्द किसी भी औरत को सहारा नहीं दे सकता? हम जब भी ऐसी किसी शादी के बारे में सुनते हैं तो बहुत बातें बनाते हैं, इस बात को गलत समझते हैं, जबकि ये कोई हराम काम नहीं है बल्कि नेकी का काम है। मगर पता नहीं कब हमारी सोच दुरुस्त होगी और कब हम इन चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। आप बताएं कि जो कुछ मेरे अब्बा ने किया, क्या वो ठीक है? क्या इन्हें ये बात अब भी दुनिया वालों से छुपा कर रखनी चाहिए, या फिर सबको बता देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया कि वो यूं मुंह छुपाते फिरे और दुनिया वालों को इस बात की खबर ना हो सके। मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।